हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की पहली क्लास में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए आइए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं अपनी पहली क्लास का। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? तो आपको हम बता दें इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा रूपकुंड झील। जी हाँ, रूपकुंड झील को हम लोग रहस्यमयी झील कहते हैं और इसका दूसरा नाम स्केलेटन लेक भी है, स्केलेटन झील, जिसे हम रहस्यमयी झील, स्केलेटन झील या रूपकुंड झील के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मानव कंकाल भी पाए जाते हैं, इस वजह से इसे स्केलेटन लेक बोलते हैं और ये उत्तराखंड में पाई जाती है। इसका सही जो ये पाई जाती है ये उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में पाई जाती है हमारा। चलिए बाकी के ऑप्शंस में भी विचार कर लेते हैं। बी ऑप्शन है डिडवाना झील। डिडवाना झील नागौर राजस्थान में है, तो डिडवाना झील नागौर राजस्थान में पाई जाती है। उसके बाद अगला ऑप्शन सी ऑप्शन है, ये भी कई एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। सी ऑप्शन पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पाई जाती है? पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये दोनों ही स्टेट में है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इसलिए ये काफ़ी ये आता है, कभी कभी ऑप्शंस में आंध्र प्रदेश ना देकर तमिलनाडु ही दे देता है, तो आप तमिलनाडु करेंगे। अदरवाइज अगर दोनों दिया है तो आप आंध्र प्रदेश करेंगे, ऑप्शन सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा घुमा के पूछता है कि पुलिकट झील निम्न में से किन राज्यों में बहती है, तो फिर आप बताएंगे किन राज्यों में है, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में ही है ये पुलिकट झील। ठीक है, और इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश होगा। और एक बात इसके बारे में और है कि चिल्का झील के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी दूसरी खारे पानी की झील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नक्की झील। नक्की झील एक आर्टिफिशियल झील है जो कि अरावली रेंजेस माउंट आबू में है। ओके, चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए। चलिए इसमें थोड़ा सा विचार करते हैं। सूची 1, खाद्य उत्पादन वृद्धि। खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति से संबंधित है। दूध उत्पादन हमारा श्वेत क्रांति से संबंधित है। मत्स्य पालन हमारा नीली क्रांति से संबंधित है। और उर्वरक हमारा भूरी क्रांति से संबंधित है। लेकिन इनमें प्रश्न और भी बनते हैं, जैसे कि इनमें प्रश्न बनता है हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिख देता हूँ। हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। इन्होंने हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन। अगला है नीली क्रांति। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से और इनके जनक हैं अरुण कृष्णन। कौन है? अरुण कृष्णन। नीली क्रांति के जनक हैं अरुण कृष्णन। नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन है। लेकिन अगर ऑप्शन में अरुण कृष्णन ना दिया हो, हीरालाल चौधरी दिया हो, तो आप लोग हीरालाल चौधरी कर देंगे, अदरवाइज अरुण कृष्णन ही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है श्वेत क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन है। कौन है? वर्गीस कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। और भूरी क्रांति के जनक हैं हीरालाल चौधरी, जो नीली क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं हीरालाल चौधरी, लेकिन बेसिकली वो भूरी क्रांति के जनक है, जो कि उर्वरक से संबंधित है, हमारा फर्टिलाइजर से। चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि कई एग्जाम्स में आया हुआ है कि सिल्वर रिवॉल्यूशन ये किस चीज़ से संबंधित है और इसके फादर कौन हैं? और एक और येलो रिवॉल्यूशन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई एग्जाम्स में आया हुआ है। येलो रिवॉल्यूशन
इसके जनक कौन है और ये किस चीज़ से संबंधित है? इसका आप कमेंट में आप अपना आंसर दीजिए, उसके बाद हम इस पर विचार करते हैं। जब तक हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। करनाल ब्रंट रोग, करनाल ब्रंट रोग किस फसल से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा गेहूं से। करनाल ब्रंट रोग गेहूं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? आपकी जानकारी के लिए बता दें, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, थोड़े और मरुस्थल पर विचार करते हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? अगर आपको पता है तो कमेंट में जवाब दीजिए आपका। नहीं तो सहारा मरुस्थल नॉर्थ अफ्रीका में है। उसके बाद एक और आता है एग्जाम्स में, गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? गोबी मरुस्थल एशिया में है। और एक और पूछते हैं, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल साउथ अफ्रीका में है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस जहाँ से आ रहे हैं जिन एग्जाम्स में, मोस्टली हम लोग कवर करेंगे, और जो रह जा रहे हैं उन्हें हम बाद में अच्छे से विस्तृत पूर्वक पढ़ाई करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। मैं एक पर्सनल टॉपिक बना कर सारी चीज़ों का डालूंगा, तो उसमें हम लोग विस्तार ढंग से पढ़ाई करेंगे। फिलहाल तो हम जानकारी के तौर पर एज अ रिवीजन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही आंसर होगा चाड। चाड की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है, अर्थात मोरक्को और ट्यूनीशिया, ये जो बाकी के दो ऑप्शंस हैं, इनकी दोनों की सीमाएं भूमध्य सागर से लगती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम लोग बाद में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक, लेकिन यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी अच्छे से पढ़ेंगे। डेविस जल संधि, जल संधि क्या होती है पहले तो हम ये देखते हैं। जल संधि होती है कि जो किन्हीं दो किन्हीं दो जल सागरों को जोड़ता हो और किन्हीं दो द्वीपों को अलग करता हो, उन्हें जल संधि कहते हैं। जैसा कि जल प्लस संधि, नाम से ही है जल संधि, मतलब जल की संधि को जल संधि बोलते हैं। ठीक है, तो डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? पहले इस क्वेश्चन का हम लोग जवाब जान लेते हैं, उसके बाद बाकियों के हम देखते हैं। तो डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, बाकी हम बाकी के ऑप्शंस पर विचार करते हैं। लाल सागर एवं आदन की खाड़ी, ये बाब अल मंदेब जो कि यमन और दीव जो हैं इनको अलग करता है, और बाब अल मंदेब इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, और जावा सागर एवं हिंद महासागर, इसको सुंड्रा जल संधि बोलते हैं। कौन सी? सुंडा जल संधि बोलते हैं, सुंडा जल संधि, जो कि इंडोनेशिया में है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, इसको मैगलन जल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैगलन। कौन सी जल संधि? मैगलन की जल संधि। इसके बारे में हम लोग और विस्तार से बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल तो ये ऑप्शंस में थे हमारे, इसलिए हमने बता दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। डेविस जल संधि ये बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। लाल सागर एवं अदन की खाड़ी कौन सी बताया था मैंने? बाब अल मंदेब। क्या था? बाब अल मंदेब। ठीक है, बाब अल मंदेब। और जावा सागर एवं हिंद महासागर सुंडा जल संधि, और प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर मैगलन जल संधि। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांग का नियम किस पर आधारित है? मांग का नियम किस पर आधारित है? मांग का नियम उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। एकदम आसान सा प्रश्न था। अगला देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार कई बड़े बड़े एग्जाम्स में भी आया हुआ है। चलिए इसके बारे में विचार करते हैं।
भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन दादाभाई नौरोजी ने किया। इनकी एक बुक है, उनका नाम भी एग्जाम्स में आता है, कई बार डायरेक्ट ना पूछकर घुमा के पूछ लेते हैं। इनकी बुक का नाम बताओ, तो इनकी बुक का नाम है पॉवर्टी। क्या नाम है, मैं लिख देता हूँ, नाम है पॉवर्टी, POVERTY, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इसका उल्लेख किया गया है इन्होंने, जो कि 1867-68 के दशक में इन्होंने प्रकाशित की थी। और हाँ, इसमें एक प्रश्न और भी आता है कि नौरोजी ने जो प्रति व्यक्ति आय था वो कितना आकलन किया हुआ था। तो आपको बता दूं, ये भी क्वेश्चंस में आता है, तो 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय उन्होंने 20 रुपए का अनुमान लगाया था उस समय 1967 से 68 के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई? ये सर्वप्रथम 1991 में आर्थिक सुधार नीति प्रारंभ की गई। और तत्कालीन प्रधानमंत्री, कभी कभी पूछ लेता है कि जब भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति प्रारंभ की गई, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। कौन थे? PV नरसिम्हा राव। ये यूपी SSSC पेट के एग्जाम में भी आ चुका है, यूपी नरसिम्हा राव थे। और एक और क्वेश्चन इसमें बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी ये भी पूछता है कि उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री, अर्थात वित्त मंत्री 1991 में वित्त मंत्री थे। 1990 में वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्या है? अगला 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए इसका सही आंसर होगा अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें लिखा है डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, उष्मीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। इसमें एक प्रश्न कई एग्जामों में आया हुआ है बार बार, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी हम लोग जब साइंस की क्लास लेंगे तो मैं वहाँ पर इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताऊँगा। इसमें ये वाला ऑप्शन जो डी है, ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा यंत्र चेंज करता है? तो ये है विद्युत मोटर। ये आप याद रखेंगे, विद्युत मोटर कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है? मतलब जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में जो कमी होती है वो निम्न में से किसके बराबर होती है? उसके द्वारा हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर, उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर, बल प्रति इकाई क्षेत्रफल, या उस पर लगे बाहरी दबाव के कारण। तो इसका तो साफ साफ सही जवाब बी ऑप्शन होगा। उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा, जितना वो द्रव हटाएगा, डिस्प्लेस करेगा, अकॉर्डिंग टू उसकी भार में कमी होगी। ठीक है, हम अगला ऑप्शन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा केरल में। केरल में चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है। देखते हैं। बाकी इसमें अगर हम देखें, एक क्वेश्चन इनमें से काफ़ी जगहों पे पूछा गया है वन्यजीव से रिलेटेड। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था?
तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछ लेता है काफ़ी एग्जामों में, तो आप ये ध्यान में रखें। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कभी कभी ये पूछ लेता है। और इसमें से एक और इसमें से पूछता है कि बाघ परियोजना कब से स्टार्ट हुई थी? बाघ परियोजना, तो बाघ परियोजना 1973। ये दोनों एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, और ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और इसके साथ एक और है, बाघ से याद आया मुझे, आपको अगर आंसर पता है तो आप बताइए कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, कमेंट में बताइए आपको पता हो तो, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। बाकी हम इनका लेते हैं लास्ट में अभी एक क्वेश्चन और मैंने आपसे पूछा था, और एक ये 2 क्वेश्चन हो गए, इनका हम जवाब लास्ट में लेंगे। तब तक आप कमेंट कीजिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, या टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? ये क्वेश्चन सीधा फिजिक्स से है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर। क्या है पृष्ठ तनाव? सरफेस टेंशन न्यूटन मीटर है। चलिए न्यूटन मीटर एक न्यूटन पर मीटर है, और एक न्यूटन मीटर सी ऑप्शन में जो दिया गया है, इसका क्या होगा? इसका होगा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ठीक है। और बल का आप चलिए बता दीजिए, बल का, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। फोर्स यानी कि बल का एसआई मात्रक क्या होगा? बल का एसआई मात्रक होगा न्यूटन। क्या है? न्यूटन। इसका वीमा अगर पूछते हैं तो mlt-2, ये बल की वीमा होती है mlt-2। इसे बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं mlt-2। हमारा अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ है उसमें? अगला ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये किसका है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है दाब का, प्रेशर, दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए अगला लेते हैं। निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है। बताइए फास्फोरस का अयस्क नहीं है, क्या नहीं है भाई फास्फोरस का अयस्क? ग्रेनाइट, फास्फोराइट, फ्लोराइट, फ्लोरोपाइट, क्लोरोपाइट। ग्रेनाइट नहीं है फास्फोरस का अयस्क। ग्रेनाइट फास्फोरस का अयस्क नहीं है, इसका सही जवाब होगा ग्रेनाइट। अच्छा हाँ, हम एक और भी आता है, मेरे को अभी याद आया। शक्ति का क्या होता है? एसआई यूनिट शक्ति की क्या होती है? शक्ति की एसआई यूनिट होती है वाट। और इसकी बीमा पूछ लेता है एग्जाम्स में, तो इसकी बीमा लिख लो ml2T-3। ये सब रट के रखना चाहिए, हमेशा याद होने चाहिए, ये अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो हमें ये हमेशा 2, 3, 4 हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इनसे बाहर कहीं नहीं आता है एसआई। ये सभी इतने ही आते हैं। और एक और आता है, एक आता क्या है वो कभी कभी कुछ एग्जाम्स में आ जाता है, त्वरण का बता दो। त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसकी बीमा भी लिख लो LT-2 की बीमा हो गई। ठीक है, तो इसका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा संयोजकता से। संयोजकता से दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जा सकता है। वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग वाला क्वेश्चन मोस्टली ऑफ एग्जाम्स में आता है। वनडे के मोस्टली एग्जाम्स हैं, उनमें सब में वेल्डिंग का क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है, काफ़ी एग्जाम्स में आया हुआ है। इसका सही आंसर होगा आयरन ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? चलिए इसके बारे में विचार करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाशिंग सोडा ना, वाशिंग सोडा को हिंदी में बोलते हैं धावन सोडा। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट,
NaCO3 सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम है, सामान्य नाम है वाशिंग सोडा। और नीचे एक और ऑप्शन दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको क्या बोलते हैं? पहले तो इसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। बेकिंग सोडा, आप लोग बेकिंग सोडा खाने में डालते हो, बेकिंग सोडा वही है ये। उसको सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका रासायनिक नाम, सामान्य नाम जो भी है, केमिकल नेम उसका सोडियम बाइकार्बोनेट है। और इसका सूत्र होगा, इसका फार्मूला होगा NaH सोडियम बाय कार्बोनेट CO3, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, इसी से रिलेटेड, मीन्स केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। बहुत सारा एग्जाम्स में आया हुआ है, PCS, UPSC, UPSSC में भी पूछा गया है। एक्वारेजिया क्या है? अम्लराज, जिसका दूसरा नाम है अम्लराज, एक्वारेजिया बोलते हैं हम लोग। एक्वारेजिया अम्लराज क्या है? कई सारे एग्जाम्स में आता है। अगर किसमें केमिस्ट्री या साइंस का पोर्शन है अगर लिया जा रहा है तो उसमें एक्वारेजिया अम्लराज करके क्वेश्चन आता ही आता है, श्योर है। तो आज से हम लोग जानते हैं इस अम्लराज एक्वारेजिया क्या होता है। नाइट्रिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HNO3 क्या HNO3 प्लस HCl, इनका दोनों का मिश्रण, इनका दोनों का ये संयोग ही अम्लराज या एक्वारेजिया बनता है। कभी कभी इनमें पूछते हैं कि इनका रेशियो क्या होता है, तो इनका रेशियो होगा, इनका रेशियो अगर पूछते हैं एग्जाम्स में तो 1:3 यानी कि 1 मोल नाइट्रिक एसिड और 3 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर एक्वारेजिया या अम्लराज बनाता है। ठीक है, जो कि सोने का शुद्धता करता है, सोने को शुद्ध करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? क्रोमियम है, इसका सही जवाब होगा क्रोमियम। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। किसका कोलाइडी विलयन होता है? द्रव में द्रव का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? हाइपरटेंशन कब होता है? हाइपरटेंशन मतलब जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि रक्तचाप के बढ़ने, यानी डी ऑप्शन सही है। हृदय की गति तेज होने के लिए तो नहीं होता है, हृदय की गति धीमी होने के लिए भी नहीं, रक्तचाप घटने के लिए हाइपरटेंशन नहीं होता है, रक्तचाप बढ़ने के लिए ही हाइपरटेंशन। हाइपर मतलब ही होता है बढ़ना, तो डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग या अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर से प्रभावित होता है मस्तिष्क, हमारा माइंड प्रभावित होता है। क्या होता है? याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, आदमी चीज़ों को भूलने लगता है, चाहे अल्जाइमर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेड्यूला ऑब्लांगेटा है, जो कि अंग निगलने और उगलने दोनों के लिए ही रेगुलेट करता है, दोनों चीज़ को रेगुलेट करता है। अगला प्रश्न है। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है? सही जवाब है इसका गठिया, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? पोषक तत्व ले जाना, संक्रमण से संघर्ष करना, ऑक्सीजन ले जाना, शक्ति प्रदान करना। नहीं, बी ऑप्शन सही है, संक्रमण से संघर्ष करना। निम्नलिखित में से कौन सा मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? हम लोग ध्यान करेंगे, कभी कभी हम लोगों से क्या गलतियां हो जाती हैं। हम लोग प्रश्न तो पढ़ते हैं लेकिन प्रश्न जल्दीबाजी में आधा अधूरा पढ़ते हैं, जिस वजह से हमसे काफ़ी एग्जाम्स में गलती हो जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मालवेसी कुल का पौधा नहीं है, तो हमें जो नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो इसमें कपास तो है, सरसों नहीं है, भिंडी भी है, गुड़हल होता है, गुड़हल भी है, सरसों नहीं है।
सरसों मालवेसी कुल का नहीं है, सरसों क्रूसीफेरी कुल का है, ब्रेसिकेसी। तो बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से लोधी राजवंश के संस्थापक कौन थे? लोधी राजवंश के संस्थापक पहले हम जानते हैं, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री का है और अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा देर विचार करेंगे हम लोग। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। लोधी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो लोधी राजवंश के संस्थापक बहलोल लोधी, ए ऑप्शन सही है। बहलोल लोधी लोधी राजवंश के संस्थापक थे। आइए, और इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं कि अंतिम शासक कौन था। कभी कभी एग्जाम में संस्थापक ना पूछकर पूछ लेता है लोधी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो अंतिम वंश का संस्थापक था। लास्ट जो थे वो इब्राहिम लोधी थे। इब्राहिम लोधी 1526, एक पूछता है पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 ईस्वी, कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का फर्स्ट वार ऑफ पानीपत विल बी हेल्ड ऑन 1526। ये कहाँ हुआ था? पानीपत में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोधी की जाहिर सी बात है हार हुई, तभी वो अंतिम राजवंश का अंतिम संस्थापक हुआ। तो इब्राहिम लोधी इसका सही ऑप्शन है। यानी 1526 ईस्वी में जब पानीपत का युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम के बीच में, जिसमें से बाबर की विजय हुई, और बाबर की विजय के साथ ही लोधी वंश का अंत और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलवाना है। यानी पेशवा कहाँ पर थे? इंदौर, बड़ौदा, पूना। पेशवा पूना से थे। भोंसले जी नागपुर से थे। होलकर समुदाय इंदौर से थे। और गायकवाड़ बड़ौदा से थे। यानी कि ए का 3 होगा, थर्ड ऑप्शन, बी का 4, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो हम उसको सही कर देंगे। चलिए देखते हैं कौन सा है। ए का थर्ड था, तो हम लोग देखते हैं ए का थर्ड। ए ऑप्शन में ही ए का थर्ड है, तो हम लोग ए ही कर देंगे। पहले ही ऑप्शन मिल गया ए का थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा? ये काफ़ी एग्जाम्स में आया हुआ है, यूपीपी में भी आया हुआ सेम क्वेश्चन है, और काफ़ी एग्जाम्स में और भी आता रहता है। तो इसका सही आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा। अगला हमारा प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद हम बाकी के ऑप्शंस पर विचार करते हैं। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम, इन्होंने हाजी बेगम ने बनवाया था। चलिए बाकी देखते हैं बाकी के प्रश्न। अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर का मकबरा अकबर के बेटे जहांगीर ने बनाया था। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? प्रश्न पूछा गया है और कई बार पूछा भी जाता है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। सिकंदरा कहाँ पर है? सिकंदरा, जो कि आगरा में है। आगरा। अकबर का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। किसने बनवाया? जहांगीर ने। किसने बनवाया? जहांगीर ने। अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनाया, जो कि आगरा सिकंदरा में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा इनकी बेगा बेगम ने बनवाया था। किन्होंने बनवाया था? बेगा बेगम ने। ये सब याद रखना, क्योंकि एक सब एग्जाम्स में आता रहता है। आप नोट्स बनाते चलिए और सब लिखते रहिए जो भी मैं बोल रहा हूँ। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, बेगा बेगम ने बनवाया था। चलिए, और एक और रह गया है बाबर का मकबरा कहाँ पर है? बाबर का मकबरा काबुल। इनका हम लोग विस्तार से भी पढ़ेंगे तो अच्छे से हम लोग जानेंगे। फिलहाल के लिए तो ऑप्शंस के थ्रू हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी शॉर्ट में ही चलेगा। तो आप लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जिससे हमारी नॉलेज आगे तक काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अफ़गानिस्तान में है। ठीक है, काबुल अफ़गानिस्तान में है। हाँ, और हाँ चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से
किस देवता के नाम पर शासन किया? किस देवता के नाम पर किया? विरूपाक्ष। विरूपाक्ष के नाम पर किया। विदेशी यात्री डाइमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? डाइमेकस किसके दरबार में आया था? डाइमेकस, इसका पहले तो हम लोग सही ऑप्शन जानते हैं, सही आंसर, उसके बाद हम लोग बाकी के ऑप्शंस में भी विचार करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिंदुसार। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। चलिए बाकी के बारे में जानते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पूरी लिस्ट ऐसे ही बना देता हूँ। हुएनसांग किसके दरबार में आया था? आप लोग बताइए, जिसको पता है वो बताइए, कमेंट कीजिए। हुएनसांग किसके दरबार में आया था? हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के दरबार में। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। चलिए फायान फायान किसके दरबार में आया था? फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था फायान। ठीक है। मेगास्थनीज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। मेगास्थनीज कई बार पूछा गया है, किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। ठीक है। आगे और देखते हैं। अलबरूनी क्वेश्चन में पूछा जाता है, अलबरूनी किसके दरबार में आया था? चलिए बताइए। ये सब नोट्स बना लीजिए आप लोग, क्योंकि ये सब एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। अलबरूनी आया था महमूद गजनवी अलबरूनी आया था महमूद गजनवी के दरबार में। और पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है? और एक आता है थॉमस रो किसके दरबार में आया था? थॉमस रो आया था किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था थॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक आया था कैप्टन हॉकिंस। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। ये किनके दरबार में आए हुए थे? कैप्टन हॉकिंस भी आए हुए थे जहांगीर के दरबार में। याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जहांगीर के दरबार में आए हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इब्न बतूता। हाँ, इब्न बतूता देखते हैं। इब्न बतूता किसके दरबार में आया हुआ था? इब्न बतूता किसके दरबार में आया हुआ था? इब्न बतूता आया हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। इब्न बतूता आया हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। और क्या क्वेश्चंस इसमें से आते हैं? और आता है बारबोसा किसके दरबार में आया हुआ था? इम्पोर्टेंट है बारबोसा, कई एग्जाम्स में आया हुआ है बारबोसा। आए तो हुए हैं, मैंने जितने बनाए हैं सब किसी न किसी एग्जाम्स में आए ही हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आदमी ध्यान नहीं देता है और गलती से वो रह जाता है। तो ये वो हैं। इब्न बतूता आया हुआ था कृष्णदेव राय के दरबार में आए हुए थे इब्न बतूता जी। चलिए अब जो रह गए होंगे उन्हें हम बाकी विस्तार पूर्वक क्लास में पढ़ेंगे, तो फिर उनके बारे में विचार करेंगे। बाकी हम लोग अभी हम अपना अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, इंडस्ट्रियल सेंटर कौन था? उज्जैन था। ठीक है, उज्जैन था। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका सही आंसर क्या होगा? कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट वंश के थे, जिसके संस्थापक दंतीदुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग जी थे। उनके ही वंश के यानी राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम जी ने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, जो कि कहाँ पर है? पूछते हैं एलोरा का कैलाश मंदिर ये है कहाँ पर?
ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद 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 महाराष्ट्र, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लेता है। तो ये हो गया। आगे हम कुछ विशेष मंदिरों हैं उनका भी चर्चा कर लेते हैं। एक हम बी ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है राजेंद्र प्रथम, गंगई कोड चोलम। एक है गंगई कोड चोलापुरम, गंगई कोड, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, रेलवे वगैरह के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। गंगई कोड चोलापुरम, गंगई कोड चोलापुरम, ये गंगई कोड चोलापुरम राजेंद्र प्रथम ने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है। राजा राज प्रथम है, इन्होंने बृहदेश्वर, किस मंदिर की स्थापना करवाई थी? बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तंजावुर में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है। इसकी स्थापना राजा राज प्रथम ने करवाई थी। नरसिंह वर्मन लिखा हुआ है, हमारा डी ऑप्शन है। नरसिंह वर्मन पल्लव राजवंश से हैं। इन्होंने कैलाश नाथ मंदिर, कौन सी मंदिर? ये सारे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। मैं ऑप्शन को भी इसलिए बताता हूँ क्योंकि जो ऑप्शन आते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर वो आए हुए हैं तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर वो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो ऑप्शंस भी वही सोच कर रखता है कि विद्यार्थी ने इन ऑप्शंस को पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पर और वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाए और सही करे, तो हमें उनके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी होता है। इसलिए जानते हैं, नरसिंह वर्मन ने कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि कांची में है। कहाँ पर है? कांची में है। कांची। ये किस वंश से थे? पल्लव राजवंश से थे। ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट ऑप्शन अपना क्वेश्चन लेते हैं। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? ये बहुत अच्छा, देखा जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब पहले जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, पुर्तगाल। सबसे पहले पुर्तगाल जिन्होंने जो भारत आए उन्होंने 1503 में पहली फैक्ट्री भी स्थापित की थी भारत में, 1503 ईस्वी में। एक मिनट, थोड़ा सा सही से लिखता हूँ। 1503, 1503 में पहली फैक्ट्री कहाँ इन्होंने स्थापित की थी? कोचीन। ये पूछते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश के साथ स्थापित हुए थे? पुर्तगाल से स्थापित हुए थे। कहाँ पे? कोचीन में। कहाँ पर? कोचीन में। कब? 1503 ईस्वी में। ठीक है। और हम इसके क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक ट्रिक भी देना चाहूँगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम्स में आया भी हुआ है, तो इसके लिए एक ट्रिक देना चाहूँगा, याद करने की ट्रिक, जिससे हम लोग आसानी ढंग से ये हमारे दिमाग में रहे और हम इससे कोई भी क्वेश्चन गलत ना कर पाएँ। हमारा 1 नंबर तो यहाँ से कंफर्म होना ही चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ऐसे ही पूछ लेता है डॉक्टर। ठीक है। चलिए ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक क्या होगी। पुत्र अड़ा डैड फंसा। मैंने दूर दूर क्यों लिखा है? क्योंकि इसको मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। इसका जो है पुत्र अड़ा डैड फंसा, इसकी ट्रिक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि पहले कौन सी यूरोपीय कंट्री हमारे देश में, भारत में आई और उन्होंने अपना इंडस्ट्रियल एरिया जो भी है अपना स्टार्ट किया और क्या किया। ठीक है। तो पहला है पुत्र पू से पुर्तगाल। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। जैसा कि हमने ऑप्शन में ही देखा, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। ठीक है। पुर्तगाली कभी आए थे? 1498 में। ये आए 1498 में थे, लेकिन इन्होंने जब अपनी पहली इंडस्ट्री स्टार्ट की 1503 ईस्वी में। कहाँ पर? कोचीन में। ठीक है। तो ये आने का क्रम मैं आपको बता रहा हूँ। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 ईस्वी में। उसके बाद तब देखते हैं, मैंने हटा दिया पूरा। उसके बाद देखते हैं मैंने क्या बताया, अड़ा मतलब आ से अंग्रेज। पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद कौन आए? अंग्रेज आए। अंग्रेज आए कभी आए? ये 1600 ईस्वी में आए। अंग्रेज कब आए? 1600 ईस्वी में आए। और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में। पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री सूरत में की। कब की? सूरत में 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में। ठीक है।
याद करेंगे हम लोग, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में, पहली फैक्ट्री कोचीन में, कब? 1503 में, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज आए, कब आए? 1600, और पहली फैक्ट्री मतलब इन्होंने फैक्ट्री कहाँ लगाई? अपनी सूरत में, और कब लगाई? 1608 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पुत्र अड़ा, उसके बाद डैड, डैड मतलब डे से डेनिस, डेनिस, उसके बाद कौन आए? डेनिस, डच डेनिस, जो भी हम बोल रहे डेनिस आए। डेनिस कभी आए? ये कब आए? भारत कब आए? ये आए 1916 में, ठीक है। डेनिस 1916 में आए, और इन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ स्थापित की? तंजौर में, तंजौर, तभी तंजौर हुआ करता था, तंजौर। कभी किया? कभी किया? सॉरी, भारत गलत हो गया थोड़ा मेरे से, सॉरी। यहाँ पर ये लोग 1900, डेनिस 1916 में नहीं आए, इन्होंने कभी किया? 1620 में, 1620 में, ठीक है। और मैं क्या बताने जा रहा था? हाँ, इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ पे? तंजौर में, तंजौर बता रहा था मैं, तंजौर। तंजौर में इन्होंने फैक्ट्री अपनी खोली, पहली फैक्ट्री नहीं, तंजौर में इन्होंने फैक्ट्री खोली। पहली फैक्ट्री तो पुर्तगालियों ने कोचीन में खोली थी, इन्होंने अपनी फैक्ट्री तंजौर में खोली। इनकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना तो नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है डच। डच आए थे, डैड, 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 डाका डच, डेका डेनिस, डाका डच। ये कब आए थे? 1602 ईस्वी में आए थे, 1602 ईस्वी में आए थे। डच ने अपनी, ये इनका पूछता है, इनका एग्जाम में पूछता है, डच ने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी मछलीपट्टनम में। कहाँ पर स्थापित की थी? मछलीपट्टनम में। डच ने अपनी, डच कब आए थे? डच 1602 में आए थे। इन्होंने अपनी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। कब स्थापित की थी? 1605 ईस्वी में। 1602 में आए थे, 1605 ईस्वी में इन्होंने स्थापित किया था, 1605 ईस्वी में, ठीक है। अगला देखते हैं। पुत्र अड़ा, डैड फंसा, फांसे, फांसे, फांसे फ्रांसीसी, फ्रांस या फ्रांसीसी या जो भी लिख लो, वाटेवर, फ्रांसीसी लिख देता हूँ, फ्रांसीसी, ठीक है। फ्रांसीसी, क्योंकि फ्रांसीसी कब आए थे? ये आए थे 1664 ईस्वी में भारत आए थे, ठीक है। चलिए आप बताइए, इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बताइए, फ्रांसीसी ने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर? चलिए मैं बताता हूँ। इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। कभी स्थापित की थी? 1668 में। 1664 में आए थे, 1668 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। उसके बाद पुत्र अड़ा, डैड फंसा, सास से स्वीडिश, स्वीडिश आए हुए थे। स्वीडिश कभी आए थे? चलो बताओ, स्वीडिश कभी आए थे? स्वीडिश आए थे 1731। कभी आए थे? 1731। और इन्होंने गोहानबर्ग में अपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की थी? गोहानबर्ग में, गोहानबर्ग में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। एकदम अच्छा सा, आसान सा क्वेश्चन हमारे लिए, याद रखना, ये कई एग्जामों में पूछा भी गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे थे? पांडिचेरी सामरिक केंद्र था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? हाँ, क्यों असफल रहे? क्योंकि इनसे पहले अंग्रेज आए हुए थे, और अंग्रेजों ने अपनी शक्तिशाली सेना बना ली थी, तो अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने तब अपने इन विचारों को प्रकट किया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कई बड़े बड़े एग्जाम्स में भी आया हुआ है, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पीसीएस जैसे एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। और हम लोग कांग्रेस अधिवेशन के बारे में विस्तार से बाद में पढ़ेंगे, और क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको मैं शॉर्टकट में इस तरह नहीं बताना चाहता हूँ। हम लोग एक क्लास स्पेशल वेरीफाइड क्लास, एक स्पेसिफिक क्लास इसके लिए ही बनाएंगे,
कांग्रेस अधिवेशन के नाम से, जिसमें हम लोग कांग्रेस अधिवेशन को पढ़ेंगे कि कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए, कहाँ हुए, किसमें से प्रथम महिला कौन थी, प्रथम पुरुष कौन था, कौन क्या था, किसने कौन सा अधिवेशन अटेंड किया, किसने नहीं किया, एवरीथिंग सब कुछ हम लोग कवर करेंगे एक अधिवेशन क्लास में। तो इसलिए इसका फिलहाल तो इसका आंसर डी ऑप्शन होगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 40 नंबर प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की हुई पत्रिका का नाम क्या है, क्या था? महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका, कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की हुई पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एस.टी. मुखर्जी जी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला देखते हैं बी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जो भी ऐसे आते हैं ना प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने में, ये प्रश्न काफ़ी अच्छे होते हैं, इनमें हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है, इसलिए ये प्रश्न ज़्यादा रखे गए हुए हैं यहाँ पर हमारे द्वारा। चलिए देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हैं। नागरिकता किस भाग में आता है? नागरिकता भाग 2 में आता है, सही बात है। पंचायत किस में आता है? पंचायत भाग 9 में, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजभाषा भाग 17 का विषय है। सहकारी समिति 9 खा का विषय है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग जानते हैं आर्टिकल भी पूछ लेता है, भाग 2 में कौन से आर्टिकल। हम लोग वैसे तो इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम लोग एज ए रिवीजन यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं इसकी एक झलकी। अब भाग दो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक में है? भाग 2 आर्टिकल नंबर 2 टू आर्टिकल 2 नहीं 5 भाग 2 आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। ठीक है, भाग 2 आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। भाग 17 है आर्टिकल 343 टू 351। ठीक है, 343 टू 351। भाग 9 खा यानी 9 खा, ये है 243, कहाँ से? 243 ZH 243 ZH टू 243 ZI, यहाँ तक है। भाग 9 कहाँ से कहाँ तक है? भाग 9 है 243 से 243 गा से गमला गा। ठीक है, ये हो गया। इसके बारे में हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे। और इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नागरिकता एक ऑप्शन, पंचायत ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? इसका सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 18। बाकी के देखते हैं, अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया? आर्टिकल 14 में बताया गया है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, अनुच्छेद 21 में बताया गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 56 में बताया गया है राष्ट्रपति की पदावधि। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? मैंने पहले ही बोला था, हम लोग ये बात पे विचार जरूर करेंगे एग्जाम में कि सही है वो पूछ क्या रहा है, सही नहीं है पूछ रहा है, मतलब जो गलत है वो हमें बताना है। ठीक है, चलिए विचार करते हैं ऑप्शंस पे। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, बताइए ये सही है कि नहीं है? तो ये सही है, हमें बताना है सही नहीं है। ठीक है, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है, सही बात है, सही है। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 का में किया गया है, गलत है, यही तो ऑप्शन गलत है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद कितने से? अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है, और भाग 3 में किया गया है, भाग 4 में ना करके भाग 3 में किया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है।
जिनको 6 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में? 6 श्रेणियों में बांटा गया है। 6 श्रेणियों को हम लोग बाद में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। हम लोग जब अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? फिर ऑप्शन में है नहीं। जब हमारे प्रश्न में नहीं आता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो उसका सही आंसर देने के समय, क्योंकि हम लोग अक्सर वही क्वेश्चन गलत करते हैं जो हम ध्यान से पढ़ते नहीं है प्रश्न। तो मेरी विनती है आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मेरे से कई ऑप्शन ऐसे ही कई प्रश्न गलत हुए जो मैंने नहीं देखा, तो यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं जो राज्य सूची में नहीं आता है। कारागार तो राज्य सूची में आता है, स्थानीय शासन राज्य सूची में आता है, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में आता है, समाचार पत्र राज्य सूची में नहीं आता है। अतः जो हमारा सही आंसर होगा वो यही होगा। क्या होगा सही आंसर? समाचार पत्र राज्य सूची में नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा अंग्रेजी है, जो कि भाग 17, जैसा कि हमने ऊपर पिछले क्वेश्चन में देखा हुआ था। भाषा किस भाग में आती है? हमारे संविधान के भाग 17 में भाषाएं आती हैं। और सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा भाग 17 आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 348। थोड़ा सा आर्टिकल 348 आर्टिकल के अंडर भाग 17 में भाषा का वर्णन किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा अंग्रेजी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई सारे बड़े एग्जाम्स में आया हुआ है, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी और काफ़ी सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। चलिए देखते हैं, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 22 सदस्य होते हैं। इसका मैं डिवीज़न करता हूँ, 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से, प्लस 7 सदस्य होते हैं कहाँ से? राज्यसभा से। टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद आर्टिकल 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, आर्टिकल 44 यानी कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में उसके किसी भाग में की जा सकती है। सही जवाब होगा। अगला लेते हैं हम प्रश्न, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? चलिए, इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, खाद्य एवं कृषि विभाग। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट प्रश्न है हमारी इस क्लास का। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमारे पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था। चलिए, हमारी क्लास यहाँ पे ही संपन्न हुई। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी और मैं कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट क्लास में इससे और भी अच्छे प्रश्न लेकर आऊँ, जो भी और भी एग्जाम्स में आए हुए हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और मैं इस क्लास को जो भी कमी है उन्हें पूरा करते हुए और भी अच्छे से पढ़ाऊँ और भी अच्छी चीज़ें आपको बताऊँ और भी ज़्यादा जानकारी दूँ। धन्यवाद, आपका प्यार देने के लिए इतना धन्यवाद।